हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। लास्ट क्लासेस में हमने अध्ययन किया था भारत में यूरोपियंस के आगमन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मुगलिया साम्राज्य का पतन कैसे होता है। तो देखिएगा, भारत में मुगलिया साम्राज्य है, इसकी स्थापना की थी वर्ष 1526 ईस्वी में बाबर ने। उसके बाद इसके उत्तराधिकारी हुमायूं, अकबर, जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब, इनके समय में यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। लेकिन वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुए। औरंगजेब की भी इसके लिए थोड़ा उत्तरदायी था, क्योंकि जब औरंगजेब का शासनकाल था तो यह एक कट्टर मुस्लिम शासक था, कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक। इसने सभी धर्मावलंबियों पर अत्याचार किए, मंदिरें तोड़े यहाँ के। तो यहाँ के जितने भी और शासक थे वो इनसे नाराज थे और बाद में इनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह करके धीरे धीरे वो स्वतंत्र होना शुरू हो गई। तो आज हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या होता है। तो सबसे पहले देखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अगले मुगल बादशाह बनते हैं वो बनते बहादुर शाह प्रथम। 1707 से 1712 तक मुगल बादशाह रहते हैं। कैसे बादशाह बने देखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु है 1707 ईस्वी में हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय जो उसके पुत्र थे तीन, सबसे बड़ा पुत्र था आजम, उसके बाद मुअज्जम दूसरे नंबर का बेटा, फिर था कामबख्श। उस वक्त मुअज्जम दिल्ली, आगरा और सिंध का गवर्नर था, सूबेदार था इन प्रांतों का। आजम के पास गुजरात, बिहार वाला क्षेत्र था और कामबख्श को दक्षिण की सूबेदारी दे रखी थी। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, तो बहादुर शाह यानी मुअज्जम है, उसके द्वारा लाहौर के पास में एक स्थान है शाहदौला, वहां पर अपने आप को अगला सम्राट, अगला बादशाह घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद आजम इसका विरोध करता है, तो दोनों के बीच आगरा में एक युद्ध होता है जिसका नाम है जाजऊ का युद्ध। जून 1708 ईस्वी में हुआ था, आगरा के पास मुअज्जम और आजम के बीच में। इस युद्ध में मुअज्जम विजयी हुआ और मुअज्जम को इस युद्ध में विजय कराने में भी पुर्तगालियों का योगदान था। एक पुर्तगाली महिला थी, सबसे प्रमुख योगदान था एक पुर्तगाली महिला का, जिसका नाम था जूलियाना। तो उनका योगदान था, उनके तोपचियों की बदौलत मुअज्जम ने आजम को पराजित किया। तो इस युद्ध में विजय के पश्चात मुअज्जम है वो बहादुर शाह के नाम से अगला मुगल बादशाह बनता है, बहादुर शाह प्रथम। और इन्हें शाह आलम प्रथम और आलम शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें शाहे बेखबर भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजकीय कार्यों में लापरवाही करते थे, इसलिए इतिहासकार हफीज खान ने इन्हें बेखबर कहा है। और ये हैं बहादुर शाह प्रथम, ऐसे प्रथम मुगल बादशाह थे जो कि सबसे वृद्ध थे और 65 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद देखते हैं इनके भाई कामबख्श के साथ भी एक युद्ध होता है, बीजापुर का युद्ध 1708-9 ईस्वी में मुअज्जम और कामबख्श के बीच होता है, जिसमें मुअज्जम कामबख्श को पराजित कर देता है बीजापुर के युद्ध में। और इन्होंने बहादुर शाह प्रथम ने अपने समकालीन सभी शासकों के साथ समझौता व मेल मिलाप की नीति अपनाई। मराठों में दक्कन यानी दक्कन में मराठों के साथ। और इन्होंने प्रारंभ में जैसे ही ये शासक बने तो आमेर के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि जो आमेर का शासक सवाई जयसिंह था, उन्होंने युद्ध में, जाजऊ के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम का यानी मुअज्जम का साथ न देकर आजम का साथ दिया था, इसलिए इन्होंने सबसे पहले आमेर पर आक्रमण किया और आमेर पर जयसिंह को गद्दी से हटा करके इसके छोटे भाई विजय सिंह को गद्दी पर बैठाया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। लेकिन बाद में इनके बीच समझौता हो जाता है, देवारी समझौते के तहत दोबारा से शासक बना दिए जाते हैं जयसिंह को। और इन्होंने बुंदेला के जो सरदार थे छत्रसाल और जाट सरदार चूरामन के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए। इसके बाद हम देखते हैं कि
इन्होंने सिखों के साथ इनके क्या संबंध रहे थे? तो जब सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके साथ इनके अच्छे संबंध थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो सिख नेता बनते हैं वो है बंदा बहादुर, और बंदा बहादुर, सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और सतलज और यमुना नदी के बीच का जितना भी क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया इन्होंने। और बाद में ये दिल्ली तक बढ़कर आ गए थे। लेकिन इस वक्त भी सिखों का एक दुर्ग था, लोहागढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण करवाया था गुरु गोविंद सिंह ने। हिमालय की तराई में स्थित है, अंबाला के उत्तर पूर्व में। इस पर बहादुर शाह का अधिकार हुआ करता था। लेकिन 1712 ईस्वी में सिख हैं, ये फिर से इस पर अधिकार कर लेते हैं। तो यानी इनके शासनकाल में सिखों ने विद्रोह कर रखा था। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल राजनीति में एक नई प्रवृत्ति का जन्म होता है। देखिएगा, इससे पहले जितने भी युद्ध होते थे वो मुगल शासक थे उनके उत्तराधिकारियों के बीच हुआ करते थे, और जो सामंत होते थे वो इनकी मदद किया करते थे सत्ता प्राप्त करने में, उन उत्तराधिकारियों की। लेकिन अब क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद चेंजेज आ जाते हैं, और अब क्या होता है, जो सामंत होते हैं वो खुद मुगलिया सत्ता पर अपनी दावेदारी रखने लग जाते हैं, और जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं उनको तो सिर्फ कठपुतली मात्र समझते हैं। तो मुगल दरबार में बहुत सारे गुट बन गए थे उस वक्त, और उन गुटों में जो सबसे ताकतवर होता था उसी का व्यक्ति मुगल बादशाह बनता था। तो देखिएगा, उस वक्त मुगल दरबार में ये 4 गुट फेमस थे। एक था हिंदुस्तानी गुट, जिसके प्रमुख थे सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। एक गुट था ईरानी गुट, जिसके प्रमुख थे जुल्फकार अली खां, और उस वक्त बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के वक्त ये सबसे बड़ा सामंत था, सबसे ताकतवर था ईरानी गुट, जुल्फकार अली खां। एक था अफगानी गुट, जिसके प्रमुख थे मोहम्मद खां वंगस। एक था तुर्कानी गुट, जिसके प्रमुख थे निजाम उल मुल्क। तो उस वक्त यानी कि जैसे बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है उस वक्त जुल्फकार अली खां की मदद से जहांदर शाह अगला मुगल बादशाह बनता है। तो जुल्फकार खां ने इनका समर्थन किया। इसी वजह से जहांदर शाह जैसे ही मुगल बादशाह बनता है, जुल्फकार को वजीर बना देता है, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी उस वक्त ये। इसीलिए जुल्फकार को प्रथम नृप निर्माता अर्थात किंग मेकर कहा जाता है। 1712 ईस्वी में जैसे ही यह शासक बना तो इसने अपने समकालीन जितने भी और शक्तियां थी, मराठे हैं, राजपूत शासक हैं, जाट हैं, इन सब के साथ इसने बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इसलिए इसने सबसे पहले तो जजिया कर को समाप्त किया 1712 ईस्वी में। उसके बाद इसने आमेर के राजा जो जयसिंह थे उन्हें मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी जहांदर शाह ने, और इन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, उनको महाराजा की उपाधि दी गई और उन्हें गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। जुल्फकार खां ने बिगड़ती हुई मुगलिया सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक हालत को सुधारने के प्रयास किए। जब बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, तब मुगलिया सत्ता है उसमें लगभग 13 करोड़ रुपए की रकम थी बस, बाकी सारा खजाना खाली सा हो चुका था। तो ये उस स्थिति को सुधारने के प्रयास करते हैं। इन्होंने जो भू राजस्व की व्यवस्था थी, भू राजस्व वसूली का जो सिस्टम था, उसको ठेके पर दे दिया। ये इनका गलत कदम था, और ठेके पर देने से इस व्यवस्था में जो बिचौलिए थे उनका आगमन ज्यादा हो गया, क्योंकि इन्होंने दूसरों को ठेके पर दे दिया और एक निश्चित भू राजस्व अपने लिए निर्धारित कर दिया कि हमें इतने रुपए, इतना राजस्व चाहिए, आप कितना भी वसूल करें, कैसे भी करें, हमें तो इतना चाहिए। तो इस सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, इजारा व्यवस्था। जहांदर शाह हैं, इनके शासनकाल में इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था लाल कुंवर। उनका बहुत अत्यधिक प्रभाव था इन पर, जो कि एक नर्तकी थी,
और इसी कारण से इनके शासन काल में नर्तक कलाकारों का प्रभाव अधिक रहा। इन्होंने सबके साथ अच्छी मित्रतापूर्ण नीति अपनाई, लेकिन सिखों एवं बंदा बहादुर के प्रति इन्होंने दमन की नीति जारी रखी, क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह कर रखा था। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, और लंपट मूर्ख इन्हें कहा जाता है इरादत खां के कारण, क्योंकि जो जहांदर शाह हैं ये सैयद बंधुओं के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने लग जाते हैं, उन्हीं को खत्म करने के प्रयास करते हैं। अब आगे क्या होता है, वर्ष 1713 ईस्वी में एक मुगल बादशाह है यानी अगले जो मुगल बादशाह बनते हैं वो बनते हैं फर्रुखशियर, और फर्रुखशियर इन्हीं के भतीजे थे जहांदर शाह के, वो अगले मुगल बादशाह बनते हैं 1713 ईस्वी में। मुगल बादशाह फर्रुखशियर सैयद बंधुओं की मदद से अगले बादशाह बनते हैं, और 1713 से 1719 तक मुगल बादशाह रहते हैं। सैयद बंधुओं की मदद से बने तो इन्होंने अब्दुल्ला खां को उस वक्त वजीर के पद पर नियुक्त किया। वजीर प्रधानमंत्री के समान पद होता था, सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी। हुसैन अली खां को इन्होंने मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया, जो कि एक सेनापति हुआ करता था। ये दोनों के दोनों किंग मेकर के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने फर्रुखशियर को मुगल बादशाह बनाया था, और इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। धार्मिक सहिष्णुता की नीति मतलब इनका मानना था कि यदि ये मुगलिया सत्ता में, मुगल दरबार में अपना प्रभाव बनाए रख सकते हैं, तो इनको जितने भी इनके समकालीन शासक हैं उनके साथ अच्छे से पेश आना होगा। तो इन्होंने सबसे पहले जजिया कर है, उस पर रोक तो पहले ही लग चुकी थी, उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया इन लोगों ने, और तीर्थ यात्रा कर है उसको भी इन्होंने समाप्त करवा दिया। और जो बंदा बहादुर था उसको गुरदासपुरा के निकट बंदी बना लिया गया 1716 ईस्वी में, सिखों के नेता बंदा बहादुर को, और कुछ सिख सरदारों को इन्होंने मृत्युदंड की सजा सुनाई फर्रुखशियर ने, और दिल्ली में उन्हें मृत्युदंड दिया गया सभी को। 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर के शासनकाल में एक अंग्रेज प्रतिनिधि दल भारत आया था। वैसे 1715 ईस्वी में आया था वो, लेकिन दरबार में, मुगल बादशाह के दरबार में 1717 ईस्वी में आया। तो उस समय उसमें एक डॉक्टर था हैमिल्टन, और उन्होंने फर्रुखशियर के एक जानलेवा घाव का इलाज किया था। तो मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने उस अंग्रेज को उस वक्त जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कुछ व्यापारिक छूट प्रदान की, और जो व्यापारिक रियायतें प्रदान की उसे इतिहासकार ओम्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा है। क्या क्या व्यापारिक छूट प्रदान की मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जैसे जैसे मैं पूछता हूं। और कौन सी जगह 10,000 रुपए वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई, और कहां किस जगह के 38 गांवों की जिम्मेदारी खरीदने का अधिकार दिया गया था। सभी क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे। और कौन सी टकसाल के ढले हुए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में अनुमति मिल गई थी। तो इन सभी प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं के द्वारा ही इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या इसलिए की इन्होंने इनकी, क्योंकि सैयद बंधुओं का पूरे मुगल यानी दरबार में सबसे ज्यादा बोलबाला था, हर कामकाज में उन्हीं का चलती थी। तो यह बात मुगल बादशाह फर्रुखशियर को पसंद नहीं थी, और वो इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लग जाते हैं। तो अंत में परेशान होकर के सैयद बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी 1719 ईस्वी में, और इनकी जगह दूसरे व्यक्ति को मुगल बादशाह बना दिया। रफी उद दरजत को अगला मुगल बादशाह बना दिया। और सैयद बंधुओं के द्वारा जो इनकी हत्या की गई, अर्थात ये इनके अमीर ही थे, एक तरह से दरबारी थे। तो यह पहला इतिहास में, मुगल साम्राज्य के इतिहास में पहला मामला था जब किसी मुगल बादशाह की उसी के अमीरों द्वारा हत्या कर दी गई हो, और इसीलिए इसे नमक हरामी की घटना भी कहा जाता है इतिहास में। मुगल बादशाह फर्रुखशियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। इसे उसके बाद जो मुगल बादशाह बने थे वो थे रफी उद दरजत, और उसके बाद
रफ़ी-उद-दरजत भी कुछ समय के कुछ महीनों के लिए मुगल बादशाह रहे। उसके बाद 1719 में ही रफ़ी-उद-दौलत मुगल बादशाह बने, ये भी कुछ महीनों तक बादशाह बने। उसके बाद जो अगले बादशाह बनते हैं वो बनते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। और नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।